वइज़ा मरिज़्तु फहुव यशफ़ीन। और जब मैं बीमार होता हूँ तो मेरा अल्लाह ही मुझे शिफा देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब व्यूअर्स, माय यूट्यूब फैमिली, वार्मली वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सब खैर आफियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला से मैं हमेशा ही दुआ गो रहूँगी आप सभी दोस्तों के लिए कि अल्लाह पाक आप सबको खैर और आफियत से रखे, हर दुख, हर तकलीफ़ और हर बीमारी को आप सबसे दूर रखे। दोस्तों मैं डॉक्टर हिरा आज आपको अपनी इस वीडियो के अंदर एक बहुत ही बेनिफिटेड होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताने वाली हूँ। और ये होम्योपैथिक मेडिसिन एक मेरे सब्सक्राइबर की तरफ से सजेस्ट की गई है। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मैं इस मेडिसिन के बारे में वीडियो बनाऊं और इसकी डिटेल आप लोगों को बताऊं। तो दोस्तों मैं आज आपको बताने वाली हूँ होम्योपैथिक मेडिसिन एक्टिनिशिया के बारे में। बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं और इस्तेमालात जो अगर आप इसको करते हैं अपने उन तकलीफ़ में जिनके अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप देखेंगे कि बहुत जल्द आपको ये मेडिसिन कितने अच्छे असरात देती है कि आपकी वो तकलीफ़ें ऐसी हैं कि जिसके अंदर ये दवा जादुई असर के तौर पर काम करेगी। तो दोस्तों हम चलते हैं अपनी मेडिसिन एक्टिनिशिया की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी इसकी यूजेस क्या हैं, यानी कि कौन कौन सी जो तकलीफ़ है उसके इलाज के लिए हम एक्टिनिशिया को इस्तेमाल कर सकते हैं, या एज अ डॉक्टर हमने एक्टिनिशिया कौन कौन सी कंडीशन के अंदर अपने पेशेंट को रिकमेंड करनी है या देनी है। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले एक्टिनिशिया के फ़ायदों की, और यानी कि इसके एक्शन, बेनिफिट, सारी डिस्क्रिप्शन, इंडिकेशन जो भी कह लें, तमाम चीज़ों के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों एक्टिनिशिया की जो सबसे इम्पोर्टेंट यूज़ की बात कर लें कि ये एक बहुत अच्छे कह लें कि एज अ ब्लड प्योरीफायर के तौर पर जो मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है उसके रूप में ये बहुत ही बेनिफिटेड मेडिसिन है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एज अ कह लें बात करें उर्दू के लफ्ज़ की तो मस्फ़ी खून है। ये खून को साफ़ करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अक्सर लोगों को मसला हो जाता है कि जैसे कुछ लोग मीठा ज़्यादा खाते हैं या कुछ लोग हैं वो मिर्च मसालों वाला खाना ज़्यादा खाते हैं और साथ खुराक कोई इस तरह की नहीं ले रहे कि जिससे उनका जो खून है वो साफ़ हो जाए। तो अक्सर लोगों के जो खून में मिठास ज़्यादा हो जाती है या ऐसी इम्प्योरिटीज़ जो है वो ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाती हैं कि जिनका ज़्यादा मिकदार में हमारे खून के अंदर शामिल होना ठीक नहीं होता। फिर उससे आगे बहुत सारे मसले मसाइल जो हमें हो जाते हैं, कभी स्किन एलर्जी हो जाती है, ये एक्ने का, पिंपल्स के बहुत सारे मसले मसाइल हैं जो अगर हमारा खून साफ़ ना हो तो फिर हमें उनका सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों हमारा जो ब्लड है उसकी प्योरीफिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। तो एक्टिनिशिया एज अ ब्लड प्योरीफायर बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मंद होम्योपैथिक मेडिसिन है। अगर आप इसको ब्लड प्योरीफाइंग के लिए इस्तेमाल करते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत ही कम अरसे के अंदर ये आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट देगी। तो दोस्तों ये तो हमने बात की कि एक्टिनिशिया जो है वो खून साफ़ करने वाली एक दवा है। इसके अलावा और कौन कौन से काम है जो करती है एक्टिनिशिया, हम उन सब की भी बात कर लेते हैं। तो क्योंकि ये खून साफ़ करने वाली दवाई है तो बेसिकली इसका काम यही है कि इसने खून के अंदर से जो जहरीलापन आ जाता है खून के अंदर, उस जहरीलेपन को एक्टिनिशिया ख़त्म करती है। इसके अलावा दोस्तों आम छूत की जो हालतें होती हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल बहुत मुफीद है। टाइफाइड का मसला हो जाए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये बुखारों की जो मुख्तलिफ़ इक़साम है, टाइफाइड बुखार कह लें हो जाए,
गर्दन तोड़ बुखार है या प्रसूति बुखार है, जो कि डिलीवरी के बाद अक्सर ख़वातीन को बुखार हो जाता है और काफ़ी शिद्दत का अचानक से बुखार हो जाता है, तो ऐसे प्रसूति बुखार में भी जो एक्नेशिया है वो बहुत बेनिफिटेड है। और सिर्फ प्रसूति बुखार में नहीं, बुखार की और जो किस्में, जैसे मैंने बात की गर्दन तोड़ बुखार हो गया, टाइफाइड बुखार हो गया, तो इसके अंदर आप एक्नेशिया को इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको बहुत फ़ायदेमंद जो है वो साबित होगी ये मेडिसिन। इसके अलावा दोस्तों, जो टाइफाइड के असाल होते हैं उसमें भी ये बहुत अच्छे असरात दिखाती है। गले सड़ने की हालतें पाई जाएँ, जैसे कि सुजाक के फोड़े बन रहे हैं वो पाए जाएँ, गंदे ज़ख़म बन रहे हों, या फिर पेशेंट को गैंग्रीन का मसला हो, गिलहड़ का प्रॉब्लम चल रहा हो, या फिर जैसे कुछ पेशेंट को कहते हैं आंखें बाहर को निकल आती हैं, ऐसी कंडीशन में भी हम एक्नेशिया को इस्तेमाल करें तो ये बहुत अच्छे फ़ायदे देगी हमें, ये बहुत मुफीद साबित होगी। इसके अलावा दोस्तों, कैंसर का जो लास्ट स्टेज होता है, आखिरी दर्जा जिसे कैंसर का कहते हैं, पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ उसमें बर्दाश्त करनी पड़ी होती है। तो कैंसर के आखिरी दर्जे की जो दर्दें या तकलीफ़ें हैं उनको दूर करने के लिए, यानी एज अ पेन किलर भी एक्नेशिया को हम, जो कैंसर का आखिरी दर्जा है उसमें अगर पेशेंट को हम इस्तेमाल करवाते हैं तो आप देखेंगे कि जो पेशेंट की दर्द होगी, तकलीफ़ होगी, एक्नेशिया कितने अच्छे से और उसको रिकवर करेगी, उसमें काफ़ी हद तक कमी लेकर आएगी। बहुत सुकून पेशेंट को मिलेगा अगर हम कैंसर के आखिरी दर्जे की जो दर्द है उसमें हम एक्नेशिया को इस्तेमाल करवाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, इस्तेमालात हैं एक्नेशिया के, जैसे कि कह लें कि थकन का एहसास बहुत ज़्यादा रह रहा हो पेशेंट को, तो भी हम इस्तेमाल करवा सकते हैं ऐसी थकन के लिए। सांप के जहर के लिए, जो सांप के जहर की छूत होती है ख़ास तौर पर, उसके अंदर हम एक्नेशिया को इस्तेमाल करवा सकते हैं। सांप के जहर या और कोई भी जो जहरीला असर हो, किसी डंग मारने वाले जैसे हशरात होते हैं, तो वो डंग का जो जहर है उसके लिए, या सांप का जो जहर है इसके जहर के लिए, कह लेकिन तमाम किस्म के जो जहर है, जहरीले असरात को जिस्म से ख़त्म करने के लिए या दूर करने के लिए भी हम एक्नेशिया को इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने पहले अभी बात की कि थकन बहुत पेशेंट को रह रही हो, थकन के साथ कमज़ोरी बहुत महसूस की जाती है, पेशेंट इस बात की शिकायत करे कि बग़ैर किसी मेहनत मुशक्क़त का काम किए हुए भी मैं हर वक्त थका थका रहता हूँ या रहती हूँ, मुझे बहुत कमज़ोरी, लाग़रपन सा जिस्म में महसूस होता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर भी हम एक्नेशिया को इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर जो लिम्फेटिक ग्लैंड्स होते हैं हमारे, उनकी इन्फ्लेमेशन का इशू हो रहा हो, सोजिश आ गई हो, तब भी हम एक्नेशिया को इस्तेमाल करवा सकते हैं। ऐसे ज़ख़म जो कि कुचले हुए ज़ख़म होते हैं, उनमें भी एक्नेशिया बहुत अच्छे असरात दिखाती है। इसके अलावा दोस्तों, बवासीर का मसला हो, किसी भी किस्म के फोड़े फिंसियाँ हों, क्योंकि मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में ही आपको बताया कि ये एक्नेशिया खून साफ़ करने वाली एक दवा है। तो कोई भी फोड़े फिंसियाँ निकल रहे होते हैं, उसकी मेन रीज़न क्या होती है कि हमारे खून का जहरीलापन होता है, जिसके नतीजे में, जिसके रिज़ल्ट के ऊपर ये फोड़े फिंसियाँ, दाने, एक्नी, ब्लैक हेड्स, ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमें सामना करना पड़ता है। तो हम अगर एक्नेशिया इस्तेमाल करते हैं कुछ अर्से, तो आप देखेंगे कि जो फोड़े फिंसियाँ बनने का, ब्लैक हेड्स बनने का आपको जो इश्यू है, ये सारा ठीक हो जाएगा। ये इस प्रॉब्लम से आपकी जान छूट जाएगी, क्योंकि अब नौजवान नस्ल, चाहे वो लड़के हैं चाहे वो लड़कियां हैं, आप ये देखें कि एक्नी, पिंपल, इनका इशू कितना ज़्यादा आम हो गया है, ब्लैक हेड्स ख़ास तौर पर कितने ज़्यादा बनने लग गए। तो ऐसी सूरत हाल में अगर एक्नेशिया कुछ टाइम इस्तेमाल करते हैं, मर्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ख़वातीन भी इस्तेमाल कर सकती हैं, जो टीन एज जो गर्ल्स एंड बॉयज़ हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर उनको इतना ज़्यादा एक्नी का, पिंपल्स का इशू बन रहा है, फोड़े फिंसियाँ मुख्तलिफ़ किस्म के उनके स्किन के ऊपर बन रहे हैं, ब्लैक हेड्स बन रहे हैं, तो वो कुछ टाइम एक्नेशिया को अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो देखेंगे कि उनकी
आहिस्ता आहिस्ता कितनी अच्छे से रिकवरी हो पाएगी। और बेहतर होगा कि अगर वो कुछ टाइम रेगुलर इसको इस्तेमाल करें, छोड़ छोड़ के गैप दे के ना, क्योंकि अक्सर लोग मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, हफ्ता इस्तेमाल कर ली, 10 दिन इस्तेमाल कर ली, जैसे आराम आया उसके बाद छोड़ी। तो इस तरह ना करें, प्रॉपर एक टाइम पीरियड जैसे आपके डॉक्टर सजेस्ट करते हैं आप कंसल्ट करें और आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो देखें कि आपकी मुकम्मल तौर पर इससे जान छूट जाएगी। जो भी आपको फोड़े फिनसियाँ को किसी भी किस्म के, चाहे फोड़े फिनसियाँ बन रहे हैं, वो पस वाले बन रहे हैं, वो सख्त से बन रहे हैं, अक्सर में से जैसे ब्लीडिंग होती है, किसी भी किस्म के फोड़े फिनसियों का आपको मसला है, चाहे खारिश वाले हो रहे हैं, तो एक्नेशिया क्या है कि उसने ब्लड को क्योंकि प्योरीफाई कर दें, तो इस किस्म का कोई भी जो मसला मसाइल है वो दरपेश आपको दोबारा नहीं होगा और उससे जो इंशाल्लाह बहुत अच्छे रिज़ल्ट भी आपको देखने में मिलेंगे। इसके अलावा बात करें और कौन कौन सी कंडीशंस के अंदर हम एक्नेशिया को इस्तेमाल करवा सकते हैं, तो दोस्तों अपेंडिक्स की अगर सोजिश हो जाए तब भी हम एक्नेशिया इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी हालत में भी एक्नेशिया बहुत मुफीद है, लेकिन एक कंडीशन इसमें जो आपने ख्याल रखना है वो ये कि अपेंडिक्स का अगर पहले कोई पेशेंट ने इलाज करवाया हुआ है और कोई गलत, जैसे अक्सर होता है मेडिसिन को इस तरह की इस्तेमाल कर ली होती है कि वो सूट नहीं कर पा रही होती, और अक्सर लोगों को ये होता है कि एक टाइम में एक मेडिसिन इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, वो 2-3 डॉक्टर को विज़िट कर रहे हैं और डिफरेंट मेडिसिन खा रहे हैं। तो क्या होता है ऐसी कंडीशन में, हम अपनी जो बीमारी है, ये तकलीफ़ है, उसको ज़्यादा ख़राब कर लेते हैं। आप पहले ऐसे डॉक्टर के पास जाएं कि जिस पे आप एक तो यकीन रखते हैं और आपको पता है कि इस डॉक्टर के हाथ में शफा है या आप मुतमईन है उसके ट्रीटमेंट से। बेहतर यह है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप जाएँ ही उसके पास। लेकिन जब आप एक मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोशिश करें कि और तरीका इलाज को बीच में इस्तेमाल ना करें। कुछ लोग होते हैं होम्योपैथिक भी साथ यूज़ कर रहे हैं, एलोपैथिक भी कर रहे हैं, देसी भी खाए जा रहे हैं। तो क्या होता है, जो हम डिफरेंट किस्म के जो तरीका इलाज को साथ लेके चल रहे होते हैं, तो हम ठीक होने के बजाय जो अपनी तकलीफ़ है उसको ख़राब कर लेते हैं। या अक्सर कुछ ऐसे होते भी है पेशेंट जो एक ही डॉक्टर से मेडिसिन ले, लेकिन तब भी क्या होता है कि कुछ मेडिसिन होती हैं जो कुछ लोगों को सूट नहीं करती, उससे भी क्या होता है कि मर्ज़ के ख़राब होने या बिगड़ने के चांसेस होते हैं। तो अगर ऐसी कोई भी अपेंडिक्स की कंडीशन आपके साथ होगी है कि अपेंडिक्स की जो तकलीफ़ का गलत इलाज किया गया हो और उसमें उस के बुरे असरात की वजह से पस पड़ गई हो, तो फिर आपने इस कंडीशन के अंदर एक्नेशिया बिल्कुल भी अपने पेशेंट को इस्तेमाल नहीं करवानी, क्योंकि एक्नेशिया के बारे में इस बात का रुझान है कि ये खुद एक पीप लाने वाली दवा है। तो लिहाजा ऐसी सूरत के अंदर अगर हम एक्नेशिया को ऑलरेडी जब उसके अंदर पस पड़ी हुई है और हम एक्नेशिया इस्तेमाल करवाते हैं, तो क्या है कि अपेंडिक्स के फटने की जो शिकायत है वो हो सकती है, ये मसला दरपेश हो सकता है। तो एक्नेशिया तभी आपने इस्तेमाल करनी है कि जब अपेंडिक्स की सिर्फ सोजिश पाई जा रही है, उसके अंदर पस का मसला ना हो, ना ही अपेंडिक्स का जो मसला है उसको ख़राब कर लिया गया हो। तो आप ऐसी कंडीशन में परहेज़ करेंगे, इस्तेमाल ना करें, सिर्फ जो अपेंडिक्स की सोजिश है उसमें ही आप एक्नेशिया इस्तेमाल करवाएं, तो तब ये आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट देगी। दोस्तों इसके अलावा बात करें और कौन कौन से फ़ायदे और इस्तेमालात हैं एक्नेशिया के, तो दोस्तों जिस्म के अंदर ऐसा दर्द जो कि कभी किसी हिस्से में आपके तकलीफ़ हो रही है, कभी किसी हिस्से में, जैसे मैंने बात की कि पेशेंट थकन और कमज़ोरी महसूस करता है, तो थकन और कमज़ोरी के साथ क्या हो रहा होता है, कभी कंधों में दर्द हो रहा है, कभी टांगों में, कभी बाजुओं में, कभी कमर में, यानी कि दर्द जगह बदल के हो रहा होता है, किसी भी चीज़ से आराम नहीं आ रहा होता। ख़ास तौर पर बात करें से टांगों की, अक्सर लोगों को शिकायत होती है कि मेरी टांगों में बहुत दर्द रहता है, कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मुसलसल जो है वो एक आराम नहीं मिल रहा, कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा, और दर्द कभी टांगों से कमर में जा रहा है, कभी बाजुओं में, कभी कंधों में। तो इस किस्म का जो जगह बदलने वाला दर्द है और उन दर्दों को किसी भी मेडिसिन से आराम नहीं आ रहा, इस सिचुएशन के अंदर आप अगर एक्नेशिया रिकमेंड करते हैं तो देखिएगा कि ऐसी दर्दें जो जगह बदल रही हैं और साथ कमज़ोरी और थकन भी पाई जा रही है उन दर्दों की वजह से जिस्म में, तो एक्नेशिया वहाँ पे बहुत अच्छा आपको रिज़ल्ट देगी। इसके अलावा दोस्तों अखराज जिस्म से ऐसा हो रहा हो पेशेंट की जो बदबूदार हो, जैसे कि पसीना आ रहा है, पसीना काफ़ी ज़्यादा पेशेंट शिकायत करते हैं कि मेरे पसीने में बहुत ज़्यादा स्मेल आने लगी है, या पसीने के अलावा मेरी अपनी बॉडी से, मेरे जिस्म से अजीब सी हमक, अजीब सी स्मेल आती है। ऐसी कंडीशन के अंदर भी अगर हम एक्नेशिया इस्तेमाल करवाते हैं तो ये बहुत अच्छे रिज़ल्ट देगी। इसके अलावा दोस्तों शुगर के जो पेशेंट हैं
उनको जब ज़ख़म बन जाते हैं जिस्म के किसी भी हिस्से पे, तो वो ज़ख़म ज़रा ठीक होना मुश्किल हो जाते हैं। और अक्सर लोगों को क्या होता है कि किसी भी चीज़ से ज़ख़म ठीक नहीं हो रहा होता और आहिस्ता आहिस्ता जो वो ज़ख़म है वो बढ़ रहा होता है, तकलीफ़ की शिद्दत भी बढ़ रही होती है। तो ऐसे शुगर के जो ज़ख़म हैं उनके लिए यानी कि कोई मेडिसिन उनको सूट नहीं कर रही, वो ज़ख़म ठीक होने का बजाय और फैलता जा रहा है, तब भी आप पेशेंट को एक्नेशिया इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर जैसे ये जो मसूड़े होते हैं हमारे, मसूड़ों के अंदर ये मसला आ रहा है कि जो पेशेंट शिकायत करे कि जो मेरे मसूड़े हैं वो अपनी जगह छोड़ते जा रहे हैं, वो दांतों को छोड़ते जा रहे हैं, तो तब भी हम एक्नेशिया इस्तेमाल करवा सकते हैं। या मसूड़े जो दांत छोड़ने के साथ साथ पेशेंट ये भी शिकायत करता है कि अक्सर वो बेशतर ही मेरे जो दांतों से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, कोई चीज़ खा रहा हूँ, ब्रश कर रहा हूँ या वैसे ही अचानक बैठे बैठे हल्का हल्का ब्लड आने लग जाता है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर भी हम पेशेंट को एक्नेशिया इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर सर की जो जड़ें हैं बालों की हमारे सर में, वहाँ पर अगर छोटे गोमर से बन रहे हों, तो तब भी हम एक्नेशिया का इस्तेमाल करवाएं तो एक्नेशिया बहुत अच्छे रिज़ल्ट देगी। इसके अलावा जो हमारे होंठ हैं इनके किनारे कटे फटे रहने का बहुत ज़्यादा मसला हो, ब्लीडिंग होती हो किनारों से, होंठों के जो मुंह है हमारा, इसके किनारों पे अगर कटे फटने होने का शिकायत पेशेंट करता है, तो तब भी हम उससे एक्नेशिया जो है इस्तेमाल करवा सकते हैं। इंशाल्लाह ये बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट देगी। तो दोस्तों ये तो हमने अभी बात की है एक्नेशिया के यूजेस की, कि एक्नेशिया को हमने कौन कौन सी कंडीशंस के अंदर और कौन कौन सी तकलीफ़ के अंदर इस्तेमाल करवाना है। अब हम बात कर लेते हैं साइन एंड सिम्टम्स की, कि किस बॉडी के किस पार्ट में कौन सी अलामात हैं जो हमें शो करेंगी कि ये जो अलामात हैं, ये जो पेशेंट है वो एक्नेशिया का पेशेंट है। तो चलते हैं दोस्तों हम सबसे पहले सर की तरफ के एक्नेशिया का जो पेशेंट है उसकी हेड से रिलेटेड जो सिम्टम्स हैं वो क्या क्या हैं। बात कर रहे हैं हम सर की, तो दोस्तों एक्नेशिया का जो पेशेंट है वो ऐसा होगा कि जैसे इंसान उलझा उलझा सा रहता है, कोई भी चीज़ इतनी आसानी से समझ नहीं आ रही हो, जैसे उसको वो अपने ही ख्यालात में खोया हुआ है, बेचैन सा हो रहा है। इसके अलावा उदासी बहुत पाई जाती है एक्नेशिया के पेशेंट में। सर में दर्द रहता है और ऐसा दर्द जो कि मुसलसल रहता है, ये नहीं कि कभी हो गया और कभी नहीं हुआ, मुसलसल सर में दर्द की शिकायत कर रहा हो पेशेंट। और इसके अलावा कह लें कि अक्सर जो है चेहरा तमतमा जाता है, और तमतमाया ऐसा होगा कि जैसे मुकर्ररा वक्त होगा उसका कि रोज़ इस टाइम के ऊपर जो है वो पेशेंट का चेहरा ऐसे हो जाएगा सर दर्द के साथ जैसे तमतमा रहा हो। और इस तरह की साथ शिकायत होगी कि जो सर में दर्द होगा तो सर के दर्द के साथ चक्कर आएंगे, और चक्कर इस तरह के गर्दन तक सर चकरा रहा हो, इस किस्म का सर चकराता हुआ महसूस होगा सर दर्द के साथ, ये शिकायत लाज़मी पाई जाएगी। और थकन बहुत होगी, सर में सिर्फ दर्द होगा लेकिन सर दर्द के साथ साथ पूरे ही जिस्म के अंदर पेशेंट इस बात की शिकायत करेगा कि मुझे काफ़ी थकन रहती है। नेक्स्ट अब बात करते हैं नोज़ की। एक्नेशिया का जो पेशेंट है, मैंने उसके यूजेस में एक्नेशिया के बताया कि पेशेंट को बदबूदार अखराज होता है, जिसमें हमने पसीने की भी बात की। तो नाक से जो अखराज होगा एक्नेशिया के पेशेंट में दोस्तों, वो भी काफ़ी स्मेल वाला, यानी कि स्मेल ऐसी जो काफ़ी गंदी सी स्मेल होगी, तो गंदी बू वाला अखराज होगा एक्नेशिया के पेशेंट की नाक से। या और अक्सर जैसे झिल्लियाँ खारिज होती हैं, इस तरह की शिकायत भी पाई जाती है। नज़ला पाया जाएगा, और नज़ले की शिकायत के साथ साथ नाक में ज़ख़म होंगे। पेशेंट की जो नाक का अंदरूनी हिस्सा है इसमें छोटे मोटे ज़ख़म भी बन जाएंगे, और नाक के अंदर से भी काफ़ी ज़्यादा गंदी सी स्मेल आएगी। इसके अलावा नॉर्मल रूटीन में भी यानी कि नज़ला ना भी हो तो पेशेंट को अक्सर ये ऐसी शिकायत होगी जैसे नाक मेरी बंद हो गई है, इस किस्म का एहसास होगा। और जैसे आप ही जो नथना है हमारा नाक का, इसमें शिकायत हो जैसे ये कुचला गया है, या फिर खून बहता हुआ महसूस होगा। अक्सर खून बह भी सकता है, पेशेंट को नोज़ ब्लीडिंग की शिकायत भी हो सकती है। तो ये ऐसी शिकायत हैं तमाम जो कि एक्नेशिया के पेशेंट में पाई जाएंगी, तो हम उनको एक्नेशिया को इस्तेमाल करवा सकते हैं।
नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा पार्ट है माउथ। दोस्तों मुंह के अंदर ज़ख़म बन सकते हैं एक्नीशिया के पेशेंट में, और इसके भी जो ज़ख़म है वो काफ़ी गंदे से ज़ख़म बनेंगे। बात की थी हमने पहले कि जो मसूड़े हैं वो अपनी जगह छोड़ देंगे, और उसकी वजह से क्या होगा कि ब्लीडिंग जो है दांतों से वो होगी। तो मुंह से मुतल्लिक भी ये अलामत है कि एक्नीशिया का पेशेंट एक गंदे ज़ख़म मुंह में बनना, मसूड़ों का अपनी जगह छोड़ देना, और इसके साथ साथ दांतों से या मसूड़ों से कह लें ब्लीडिंग होना। इसके अलावा इंडिकेशन में हमने ये भी बात की कि मुंह के जो कोने हैं या होंठ के जो कोने की बात कर ले वो फटे होंगे, ब्लीडिंग होगी। ज़बान जो है एक्नीशिया के पेशेंट की उस पर हल्की सी स्वेलिंग यानी थोड़ी सूजी सूजी सी हो, इस किस्म की होगी, और खुश्की पाई जाएगी ज़बान पे और मुंह पे। एक्नीशिया के पेशेंट की मुंह में ज़बान पे खुश्की पाई जाएगी। अक्सर ज़बान पे दुखन भी महसूस हो सकती है। और जो रंग की बात करें, रंगत की, क्या एक्नीशिया के पेशेंट की ज़बान की रंगत क्या है दोस्तों, तो वो जैसे कह लें कि भूरे रंग का, जैसा गंदी भूरे रंग का जो होता है रंग, इस टाइप का जो उसकी रंगत है एक्नीशिया के पेशेंट की ज़बान की, वो गंदा सा भूरा रंग हो, इस किस्म का रंगत दिखाई देगी। इसके अलावा होंठ पे, ज़बान पे और हलक के अंदर एक्नीशिया के पेशेंट को अक्सर और बेशतर ही सरसराहट महसूस होगी। और दिल के बारे में कह लें कि खौफ सा दिल में आएगा। इस सारी सरसराहट के साथ जब सरसराहट महसूस होगी तो जैसे दिल में कोई खौफ आ रहा हो ऐसा महसूस होगा। और ज़बान पर सफ़ेद सफ़ेद सी या मोटी सी तह देखेंगे, जैसे मैलदार तह होती है ना, इस किस्म की ज़बान पर सफ़ेद तह होगी, लेकिन जो उसके किनारे हैं वो सुर्ख सुर्ख से दिखाई देंगे। इसके अलावा जो मुंह से मुतालिक बात की जाए तो एक्नीशिया का जो पेशेंट है उसके अंदर थूक का जो खराज है वो बहुत ज़्यादा होगा। यानी पेशेंट भाई शिकायत करेगा कि मेरे मुंह में काफ़ी ज़्यादा मिकदार में नॉर्मल रूटीन से थूक जो है वो मिकदार में ज़्यादा बनने लग गया है। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। थॉट की बात करेंगे हम गले की, के गले से रिलेटेड एक्नीशिया की क्या क्या सिम्टम हैं। तो दोस्तों एक्नीशिया के पेशेंट को टॉन्सिल्स का इशू हो सकता है। गले की हम क्योंकि बात कर रहे हैं तो टॉन्सिल्स की शिकायत हो रही है, और टॉन्सिल्स का जो रंग होगा वो जैसे स्याह रंगत के हुए हो, इस किस्म के टॉन्सिल्स होंगे। इसके अलावा जो अखराज होगा गले से, हलक से, वो सुरमी सा जैसे हो, इस किस्म का खराज होगा। और सुरमी से जो खराज होगा वो हलक और जो सांस की नालियां हैं वहाँ तक फैलता होगा। इसके अलावा गले के अंदर ज़ख़म की शिकायत, अक्सर ही पेशेंट ऐसी शिकायत करके मेरे गले में बहुत ज़्यादा खराश पड़ रही है, और ख़राश के साथ ऐसी गले में तकलीफ़ हो रही है जैसे ज़ख़म बन गए हैं। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। हम अब करेंगे बात स्टमक से रिलेटेड। तो एक्नीशिया का जो पेशेंट है दोस्तों उससे खट्टे डिकार आने की शिकायत जो है वो बहुत ज़्यादा रुझान पाया जाएगा कि पूरे दिन बहुत ज़्यादा मुझे खट्टी डिकारें आती हैं। इसके अलावा क्या होता है कि कलेजा जलने की जैसे शिकायत हो डिकारों के साथ, इस तरह महसूस होता है जैसे जलन कलेजे में पाई जा रही है, बहुत जलता है कलेजा, मतली महसूस होती है, और दिल ख़राब काफ़ी ज़्यादा होता रहता है। लेकिन जब आराम करेगा एक्नीशिया का पेशेंट तो वो जो उसको मतली आती रहती होगी तो वो मतली जो है वो लेटने से, आराम करने से वो थोड़ी सी उसमें कमी वाक़या हो जाएगी। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा पार्ट है, हमने बात करनी है छाती की। तो एक्नीशिया का जो पेशेंट है उससे सीने में क्या होगा, ऐसे दर्द जैसे जो सीने की हड्डी है इसके नीचे कोई गोला सा रखा हुआ हो, इस किस्म की तकलीफ़ पाई जाती है। और जो पट्टे होते हैं सीने के, इसमें काफ़ी दर्द की शिकायत पाई जाती है। जो सीने के पट्टे हैं बहुत ज़्यादा दुखते हैं, दर्द पाया जाता है छाती के, यानी कि सीने के जो पट्टे हैं इसके अंदर दर्द की जो तकलीफ़ है वो एक्नीशिया के पेशेंट में पाई जाती है। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। बात करते हैं हम यूरिन से रिलेटेड। दोस्तों एक्नीशिया का जो पेशेंट है उससे जो यूरिन है उसमें एल्ब्यूमिन का जो इखराज है इसकी शिकायत होगी।
और यूरिन जो है वो मिकदार में काफ़ी कम आने लग जाएगा, लेकिन कम आने के साथ साथ जो है बार बार आएगा। बार बार पेशेंट को जो है वो हाजत होगी यूरिन को पास करने की, लेकिन जितनी दफ़ा भी वो यूरिन पास करता है दिन में, तो वो मिकदार में ये नहीं होगा कि ज़्यादा आ रहा है इसलिए बार बार हाजत हो रही है, उसको आएगा कम मिकदार में, लेकिन कम मिकदार में आने के बावजूद भी थोड़ी थोड़ी देर के बाद पेशेंट को जो यूरिन है उसे पास करने की हाजत होगी। और अक्सर व बेशतर इस बात की शिकायत भी पाई जाती है कि पेशेंट को गैर इरादी तौर पर जो यूरिन का कह लें कि खराज हो जाता है पेशाब का लाशऊरी तौर पर, कि पता भी नहीं चलता, या ये कह लें कि कंट्रोल नहीं होता, बार बार इतनी ज़्यादा दफ़ा आता है कि अक्सर गैर इरादी तौर के ऊपर भी पेशेंट का जो है वो पेशाब का खराज हो जाता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की, फ़ीमेल की तरफ आएँ तो फ़ीमेल से रिलेटेड सिम्टम एक्नेशिया की ये है कि इसमें बुखार जो कि प्रसूति बुखार होता है। पहले इंडिकेशन में हमने यूजेस में बात की कि डिलीवरी के बाद जो बुखार फ़ीमेल को होता है उसे प्रसूति बुखार कहते हैं। तो ऐसे प्रसूति बुखार के अंदर हम फ़ीमेल को एक्नेशिया इस्तेमाल करवा सकते हैं, या फिर जो अखराज है फ़ीमेल के वो दब जाते हैं तब हम इस्तेमाल करवा सकते हैं। पेट में अफारा बहुत ज़्यादा पाया जा रहा हो, काफ़ी सेंसिटिव हो गया हो एब्डोमेन, और इसके अलावा लिकोरिया पाया जाता हो फीमेल्स में, ऐसा लिकोरिया दोस्तों कि स्मेल जिसमें बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक्नेशिया के अखराज जो है वो बदबूदार है, हमने बात की पहले। तो जो लिकोरिया होगा फ़ीमेल को वो भी काफ़ी स्मेली होगा, बदबू पाई जाएगी। इसके अलावा जो लिक्विड है लिकोरिया का जो पास हो रहा है वो ऐसा होगा कि जिस्म के जिस हिस्से पे, टांगों पे लग रहा है, जहाँ भी लग रहा है वहाँ पर वो खारिश पैदा करेगा। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, बात करनी है हमने अतराफ़ की। तो अतराफ़ की तरफ आएँ दोस्तों, इसकी भी हमने इंडिकेशन में बात की कि एक्नेशिया के पेशेंट को जिस्म में दर्द रहता है, तो इसी तरह अतराफ़ में यानी बाजुओं में और टांगों में जो एक्नेशिया के पेशेंट हैं मुसलसल दर्द रहता है, काफ़ी तकलीफ़ होती है, और अक्सर पेशेंट काफ़ी मेडिसिन यूज़ करते हैं लेकिन उससे आराम नहीं आता, और इन दर्दों के साथ जो है वो सुस्ती काहिली पेशेंट के अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अजीब सी उकताहट और बेचैनी होती है उस दर्द की वजह से कि सुकून नहीं आ रहा था, और थकन थकन सी काहिली सी आना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, स्किन पे बात कर लेते हैं। तो स्किन पे फोड़े फिंसियाँ निकलने का रुझान बहुत ज़्यादा पाया जाता हो, इसके अलावा जिल्द के किसी भी हिस्से पे कोई ऐसे हशरात काट ले जो कि जहरीले असर रखते हों, तो और उन काटने की वजह से, डंग लगने की वजह से स्किन के ऊपर जो जिल्द है उस पर सोजिश आ गई हो, या फिर इसके अलावा कोई भी जहरीले असरात स्किन पे हो, जैसे अक्सर जो है पौधे भी जहरीले असरात रखते हैं। तो अगर पेशेंट इस बात की शिकायत कर रहा है कि मैंने कोई जहरीला पौधा था उसको हाथ लगा लिया और उसको छूने की वजह से उसके जहरीले असरात मेरी जल्द के ऊपर आ गया, सोजिश हो गई है, या ऐसे जहरीले असरात जो भी नुमाया होते हैं जल्द के ऊपर, उन तमाम जहरीले असरात को जो स्किन से रिलेटेड हैं हम एक्नेशिया को इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जिल्द से रिलेटेड ये बात करें तो हमने बात की कि इंडिकेशन में भी बात की थी कि लिम्फेटिक ग्लैंड जो है वो सूज जाते हैं। तो हम जिल्द की भी यही शिकायत आएगी पेशेंट को कि जो लिम्फेटिक ग्लैंड्स हैं वो बढ़ गए हैं या उनमें सोजिश आ गई है, तब एक्नेशिया इस्तेमाल करवाया जा सकता है। और जो हमारी पिंडली की हड्डी है इसकी जल्द के ऊपर कोई पुराना ज़ख़म बन गया हो, किसी मेडिसिन से ठीक ना हो रहा हो, तो ऐसे ज़ख़म को जल्द के दूर करने के लिए जो एक्नेशिया है वो बहुत ही कह लें कि सबसे बेहतरीन दवाई है। इसके अलावा गैंग्रीन का मसला जिन लोगों का हो रहा हो तो तब भी जो एक्नेशिया का कोई नेमल बदल नहीं। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, बात करते हैं बुखार की। तो मैंने पहले ही बताया कि किसी भी किस्म का बुखार, जैसे टाइफाइड हो गया, गर्दन तोड़ बुखार हो गया, या फिर प्रसूति बुखार हो जाए, मलेरिया, किसी भी किस्म का बुखार है तो एक्नेशिया उसके अंदर बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट दिखाती है। और बुखार के साथ ऐसी शिकायत के लर्ज़ा आ रहा हो,
मतली हो रही हो, तमाम पुश्त वाल पर जो है सर्दी लग रही हो, जैसे प्रसूति बुखार में बात की कि औरतों को डिलीवरी के बाद क्योंकि ये बुखार होता है, तो आप ये देखें कि फ़ीमेल यही शिकायत करती है कि मुझे ठंड लग रही है, बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी, चाहे गर्मी का मौसम भी हो ठंड लगेगी और ठंड के साथ बुखार चढ़ेगा। तो ऐसे प्रसूति बुखार के अंदर आप देखें कि एक्नेशिया कितना अच्छा असर दिखाएगी और कितना जल्द असर दिखाएगी। तो कोई भी फ़ीमेल है, कोई भी फ़ीमेल व्यूअर जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं और उनको ये इशू है कि डिलीवरी के बाद ठंड लगती है और ठंड से बुखार चढ़ता है, तो आप यकीन माने कि आपके लिए एक्नेशिया से अच्छी और कोई मेडिसिन नहीं। दोस्तों, अब ये तो तमाम हमने अलामात की बात कर ली और इस्तेमालात की बात कर ली कि एक्नेशिया को कौन कौन सी कंडीशन में इस्तेमाल करवाया जा सकता है या किया जा सकता है। इसकी अलामात जो है हमारे जिस्म के हर हिस्से से मुतल्लिक कौन कौन से हैं, उन तमाम चीज़ों की हमने बात कर ली। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं ताल्लुक़ की कि एक्नेशिया के जो होम्योपैथिक जो एक्नेशिया मेडिसिन है और कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है कि जिसके साथ हम इसका मुकाबला कर सकते हैं, इसका ताल्लुक़ है। दोस्तों, होम्योपैथिक मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम, लेक्सिस है, बैप्टिशिया, स्टॉक्स, हेपर, कैनाडोला, ये तमाम होम्योपैथिक मेडिसिन वो हैं कि जिनमें आप इनका मुकाबला जो है वो होम्योपैथिक मेडिसिन एक्नेशिया के साथ कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, हम बात कर लेते हैं अब डोज की या कह लें पोटेंसी की कि हमने एक्नेशिया को किस पोटेंसी में इस्तेमाल करवाना है और किस तरह इस्तेमाल करवाना है, तो ये हमें अच्छा रिज़ल्ट देगी। दोस्तों, आप मदर टिंचर के अंदर अगर एक्नेशिया को इस्तेमाल करवाते हैं तो आपने इसके 1 से 10 कतरे आपने अपने पेशेंट की सिम्टम्स वगैरह देख के, उसकी कंडीशन देख के आपने उसको डोज देनी है। तो आप मदर टिंचर में अगर इस्तेमाल करवाएं तो 1 से 10 उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग आपने उसको कमेंट करवाने हैं। हर 2 घंटे के बाद भी इसे रिपीट करवाई जा सकता है। इसके अलावा जो बड़ी ताकतें हैं आप 200 पोटेंसी में भी इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। और किसी ज़ख़म वगैरह को साफ़ करना या दफ़ा छूत के तौर पर जो है उसे मकामी तौर पर यानी कि ज़ख़म धोने के लिए आप उसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन एक्नेशिया। हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया और आपने अगर कंप्लीट वीडियो देखी है तो आप भी इस बात को मानेंगे कि वाकई एक्नेशिया जो है बहुत ही ज़्यादा अफादियत की हामिल होम्योपैथिक मेडिसिन है। बहुत ही बेसिक यूजेस के ऐसी मसले मसाइल जो आम रूटीन में बहुत ज़्यादा देखने में हमें पेशेंट को मिलते हैं, उन तमाम में हम इस शिकायत में इस्तेमाल करवा सकते हैं। जैसे फोड़े फिंसियों का मसला जो है वो आम बहुत ज़्यादा अब पाया जा रहा है। इसके अलावा जैसे बुखारों आम कॉमन मसला है, बुखार होना, चाहे वो कह लें जैसे मलेरिया, मच्छरों का जब मसला बहुत ज़्यादा मलेरिया फैला हो तो हम इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। गर्दन तोड़ बुखार है, प्रसूति बुखार है, ये तमाम बुखारों के अंदर बहुत ही अच्छी अहमियत की हामिल मेडिसिन है। जगह बदलने वाले दर्द और जिस्म हमारे जैसे बाजू और टांगों का दर्द है, बहुत ज़्यादा शिकायत पाई जाती है, ख़ास तौर पर ख़वातीन के अंदर पाई जाती है या ज़्यादा मेहनत करने वाले जो मर्द हज़रात हैं उनमें ही शिकायत पाई जाती है कि बाजुओं में और टांगों में बहुत दर्द रहता है, किसी चीज़ से आराम नहीं आ रहा। तो ये तमाम जो कॉमन मसले हैं और उन कॉमन मसलों के लिए सबसे कह लें कि जादुई असर रखने वाली ये एक्नेशिया होम्योपैथिक मेडिसिन है। आप इसे इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज की वीडियो हमारी बहुत फ़ायदेमंद रही होगी। बहुत आसान अल्फाज के अंदर समझाने की कोशिश करती हूँ, फिर भी कहीं कोई कमी बेशी रह जाए तो माज़रत, और कोशिश करें आप भी कि अगर कोई भी सजेशन देना चाहें तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में दें। कोई कमी बेशी रह गई हो तब भी आप बता सकते हैं, और कोई भी ऐसी बात जो आप पूछना चाहें या कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप सजेस्ट करना चाहें कि जिसकी डिटेल आप जानना चाहते हैं तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर आप किसी से भी इंफॉर्मेटिव मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेटिव वीडियो शेयर करना चाहते हैं तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।